हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीक्यूज क्लासेस। एमबीक्यूज क्लासेस की फ्री रिसर्च और स्टैट लेक्चर सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिसर्च डिज़ाइन। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया था कि आप रिसर्च करते कैसे हो। बहुत आसान तरीके से हम रिसर्च पढ़ रहे हैं ताकि आपके दिमाग में हर चीज़ बैठ जाए, आपको हर बात समझ में आए, ताकि आप एग्ज़ाम में अपने शब्दों में लिख सको। सिर्फ़ टर्म्स जो हैं वो रिसर्च की यूज़ करनी है, लिखना अपने ही शब्दों से है। जितना अपने शब्दों से लिखोगे, उतना एग्ज़ामिनर को आप इम्प्रेस कर पाओगे। तो हमने अब तक ये पढ़ लिया कि रिसर्च करते कैसे हैं, रिसर्च करने का क्या प्रोसेस होता है, 7 स्टेप होते हैं, रिसर्च होते किस टाइप की है। वहाँ पे जब हम डिस्कस कर रहे थे, तब मैंने आपको ये समझाया था कि जब आप एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आपको मटेरियल एंड मेथड में आपको ये डिसाइड करना होता है कि अब आपने कौन-कौन सा मटेरियल यूज़ करना है रिसर्च में और आप कौन-सा मेथड यूज़ करने वाले हो रिसर्च में। वहाँ पे डिस्कशन में मैंने आपको समझाया था कि मेथड का मतलब होता है कि अब आप किस टाइप की रिसर्च को चूज़ करोगे, कि आपने सेल पे स्टडी करनी है, आपने चूहों पे स्टडी करनी है या किसी और एनिमल पे स्टडी करनी है, या फिर आपने इंसानों पे स्टडी करनी है, या फिर आपने किताबें पढ़ के नॉलेज जो है वो गेन करना है। वही टॉपिक का मतलब होता है स्टडी डिज़ाइन्स, कि आप कौन-सा डिज़ाइन चूज़ करोगे, आप किस तरह की रिसर्च डिज़ाइन चूज़ करोगे। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपको शॉर्ट में लिखने को बन सकता है। तो स्टडी डिज़ाइन लगभग मोटे-मोटे तरीके से 2 प्रकार का होता है। एक होती है एक्सपेरिमेंटल स्टडी, जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करोगे। एक्सपेरिमेंट किसी पे भी किया जा सकता है, सेल पे भी किया जा सकता है, एनिमल पे भी किया जा सकता है, इंसानों पे भी किया जा सकता है। और एक होता है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, आप सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करोगे, और उस प्रकार की रिसर्च को हम कहते हैं ऑब्ज़र्वेशनल रिसर्च। जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है, उसमें क्या होता है, रिसर्चर को असाइन किया जाता रिसर्चर असाइन करता है एक्सपोज़र को। एक्सपोज़र किसके लिए? मतलब कोई आप दवाई बना रहे हो, तो आप रिसर्चर हो, तो आप क्या करोगे, जो भी आपका रिसर्च के लिए मॉडल होगा, चाहे वो सेल होगी, चाहे वो चूहा होगा, कोई और एनिमल होगा या कोई इंसान होगा, उसको आप एक्सपोज़ करोगे किसके लिए, किसके सामने? अपनी दवाई के सामने, अपने इंजेक्शन के सामने, या जो भी चीज़ जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, असाइन करोगे किसको? एक्सपोज़र को। दूसरी जगह अगर हम देखें, जो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है, उसमें रिसर्चर सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करता है एक्सपोज़र को, जो कुछ भी चीज़ हो रही है, ठीक है? तो उसको सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करता है, उसमें रिसर्चर खुद इंटरफेयर नहीं करता है, सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करता है जो हो रहा है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के कुछ उदाहरण हो गए, जैसे क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल में जैसे आपका जो क्लिनिक है, आपका जो हॉस्पिटल है, उसमें आप दवाई जो है, वो दे रहे हो किसको? पेशेंट को। तो पेशेंट को आप एक्सपोज़ कर रहे हो किसके सामने? अपनी दवाई के सामने, है ना? आप इंटरफेयर कर रहे हो, आप इंटरवेंशन कर रहे हो, आप अपनी दवाई उनको दे रहे हो, उनके शरीर में दवाई किसी भी रूप में उनके शरीर के अंदर जा रही है, चाहे पेशेंट के, चाहे किसी जानवर के, एनिमल के, चाहे किसी सेल पे। और इसी में एक आता है आरसीटी, जिसको ये बहुत फ़ेमस टर्म है आपकी रिसर्च में। जब आप एमडी में रिसर्च करोगे, तब आपको आरसीटी बहुत ही फ़ेमस टर्म यूज़ की जाएगी। आरसीटी का मतलब होता है रैंडमाइज़्ड कंट्रोल ट्रायल। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहले हम ऑब्ज़र्वेशनल रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्ज़र्वेशनल रिसर्च जो होती है, वो 2 तरह की होती है। वन इज़ डिस्क्रिप्टिव एंड सेकंड इज़ एनालिटिकल। जैसे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है जिसमें सिर्फ थ्योरी डिस्क्राइब की जाती है, कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जाता। आपको मैं डिटेल से समझाऊँगा। फिलहाल आपने ये दिमाग में रखना है कि रिसर्च डिज़ाइन जो होते हैं, 2 तरह के होते हैं, ऑब्ज़र्वेशनल रिसर्च होती है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है, रिसर्चर जो होता है वो एक्सपोज़र को असाइन करता है,
उदाहरण के लिए क्लिनिकल ट्रायल है या फिर आरसीटी है। और जो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है उसमें रिसर्चर सिर्फ ऑब्जर्व करता है। जो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है वो दो टाइप की होती है, वन इज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड सेकंड इज एनालिटिकल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में सिर्फ डिस्क्रिप्शन होती है, कोई कंपैरिजन नहीं होता, है ना। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे केस स्टडी या फिर केस रिपोर्ट। दूसरा एग्जाम्पल है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी एंड इकोलॉजिकल स्टडी। एनालिटिकल स्टडी में एनालिसिस किया जाता है, और जब भी एनालिसिस किया जाता है तो मतलब कंपेयर किया जाता है। तो एनालिटिकल जो जो हमारी ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है उसमें दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। इसके उदाहरण है क्रॉस सेक्शनल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी एंड कोहॉर्ट स्टडी। वन बाय वन अब हम समझते जाते हैं कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या होती है। ठीक है, हमने डिस्क्रिप्टिव रिसर्च भी पढ़ी थी जिसमें सिर्फ डिस्क्रिप्शन है, थ्योरी है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये नहीं बताया जाएगा, सिर्फ यही बताया जाएगा कि क्या हो रहा है। मैं सिंपल आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। हम ऑब्जर्वेशनल रिसर्च की बात कर रहे हैं। मान लो कि हमने इस बात पे रिसर्च करनी है कि एक जो रेड लाइट एरिया है वहां पे एक दिन में कितने लोग, ठीक है, रेड लाइट जोन जो है उस जोन को पार करते हैं या रेड लाइट को क्रॉस करते हैं, नियम को तोड़ते हैं। तो एक आप इंसान को वहां पे बिठा दोगे, जो रिसर्चर है वो हर दिन वहां पे बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व करेगा, वो किसी को नहीं टोकेगा कि आपने नियम नहीं तोड़ना है, वो सिर्फ बैठ के यही देखेगा कि कौन कौन ये कर रहा है। ठीक है, कोई इंटरवेंशन नहीं है, सिर्फ डिस्क्राइब करना है कि ये हो रहा है, ये नहीं बताना है कि क्यों हो रहा है, सिर्फ आपने डिस्क्राइब करना है। दिस टाइप ऑफ स्टडी इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव स्टडी। ठीक है, हैविंग ओनली वन ग्रुप, जिसमें आप एक ही ग्रुप की बात कर रहे हो। जैसे मैंने आप सबसे कॉमन, मैंने एक पहले लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि एक इंसान है जो रिसर्चर है, वो बिठाया है सड़क किनारे और वो देख रहा है कि कितने इंसान जो है वो रेड लाइट को क्रॉस कर रहे हैं, है ना, नियम तोड़ रहे हैं। तो वो उनको काउंट करेगा कि एक दिन में 50 लोग जो हैं वो रेड लाइट को क्रॉस करते हैं, नियम को तोड़ते हैं। तो उसमें जो स्टडी ग्रुप है वो एक ही है ना, हैविंग ओनली वन ग्रुप। देयर इज नो कंपैरिजन ग्रुप, उनका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है, सिर्फ हर दिन काउंट किया जा रहा है कि 50 लोग जो हैं वो रेड लाइट को तोड़ रहे हैं। इट कंटेन्स ओनली कलेक्शन ऑफ डाटा बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, इसमें सिर्फ डाटा कलेक्ट हो रहा है और सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेस पे हो रहा है। उदाहरण के लिए सर्वे, जैसे वही बात हो रही है, सर्वे किया जा रहा है, इसमें आपने अब लेमैन लैंग्वेज में आपने समझ लिया। अब हम आते हैं मेडिकल टर्म में। सेम बात, सेम एग्जांपल जो मैंने आपको पूरी रिसर्च में पढ़ाया है, आपने यहाँ पर भी वही लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको एक से दो तीन चार क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपने एग्जांपल मेडिकल और स्पेसिफिकली आयुर्वेद के ही लिखने हैं। जैसे अम्ल पित्त की प्रेवलेंस हॉस्टल स्टूडेंट में, ठीक है। तो सेम बात की भाई, आपने सर्वे करना है एक बॉयज हॉस्टल या गर्ल्स हॉस्टल, जो कॉलेज का हॉस्टल है, वहां पे जाके बच्चों से पूछना है कि कितने लोगों को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है या अम्ल पित्त की प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है। और वो बस नोट करना है। उसमें एक ही ग्रुप है कि 500 अगर बच्चे एक हॉस्टल में रहते हैं और 500 में से 50 लोगों को अम्लपित्त है, तो बस वही जो डाटा कलेक्ट किया उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया कि एक हॉस्टल में अम्लपित्त जो है 500 बच्चे थे, उसमें से 50 लोगों को अम्लपित्त था। सिंपल चीज आपने डिस्क्राइब करी, किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करा। ऐसे भी नहीं करा कि हॉस्टल ए में 50 थे, हॉस्टल बी में 30 थे, मतलब हॉस्टल बी का खाना कम तीखा है। कोई कंपैरिजन नहीं, आपने सिर्फ बताया कि इस हॉस्टल में इतने बच्चे जो थे वो अम्लपित्त के थे। सिंपल बात, वेरी बेसिक बात। इसी प्रकार की स्टडी को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल रिसर्च का डिस्क्रिप्टिव टाइप। इसमें सब टाइप अगर आपने, मैं आपको बता देता हूँ, सब टाइप हम पढ़ रहे थे डिस्क्रिप्टिव में भी, केस स्टडी एंड केस रिपोर्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं केस रिपोर्ट या फिर केस स्टडी। दोनों का मतलब एक ही होता है, रिपोर्ट और स्टडी का मतलब एक ही होता है। जब यहाँ पर केस, एक ही केस की बात हो रही है, सिंगल वर्ड है ये, तो इसका मतलब है सिंगल केस स्टडी। ठीक है, इसमें एक ही इंसान के ऊपर स्टडी की जा रही है। ठीक है, जब एक ही इंसान के ऊपर एक ही तरह के
पेशेंट के ऊपर, एक ही पेशेंट के ऊपर स्टडी की जाए तो उसको बोलते हैं केस रिपोर्ट। इसका क्या गुण होते हैं? दिस स्टडी कंटेन सिंगल पेशेंट, नो कंपैरिजन ग्रुप, उसका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है। इट इज टोटली डिस्क्रिप्टिव, लोएस्ट एविडेंस लेवल। अब एक इंसान पे अगर स्टडी हो तो उसका एविडेंस लेवल लोएस्ट होता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। इसको मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ। हमारी ओपीडी में एक दिन एक पेशेंट आया, जो पेशेंट था इरेक्टाइल डिसफंक्शन का, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन 100% इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो मेरे जो कंसल्टेंट हैं उन्होंने क्या किया, उसकी चिकित्सा करी, बहुत अच्छी प्रॉपर आयुर्वेद से चिकित्सा करी, और आफ्टर 30 डेज ऑफ संशोधन एंड संशमन चिकित्सा वो पेशेंट 85% इम्प्रूवमेंट के साथ हमने डिस्चार्ज किया। अब उसी पेशेंट की पहले की रिपोर्ट्स, ब्लड रिपोर्ट्स, सीमन रिपोर्ट्स और ट्रीटमेंट के बाद की रिपोर्ट्स, उनको मैंने संभाल के रखा, और मैंने बताया बाद में कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन में उत्तरवस्ती, शतावरी, अश्वगंधा, मूसली, इन सारे ड्रग्स का कितना इफेक्ट है। तो वो मैं पूरी जो स्टडी, उसको मैं कैसे बनाऊंगा, एक रिसर्च पेपर मैं पब्लिश करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि पहले एक पेशेंट मेरे पास आया, उसकी ये रिपोर्ट्स थी, उसके बाद हमने उसको ये मेडिसिन दी, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स ये होगी, जिससे ये प्रूव होता है कि अश्वगंधा, शतावरी, मूसली, उत्तर बस्ती, ये सारे जो कर्म है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी ध्वज भंग में काम करते हैं। तो एक इंसान की जब मैंने केस को रिपोर्ट किया, उसको कहा जाता है केस रिपोर्ट। अब खास बात ये है कि मैंने एक सिंगल पेशेंट पे ही काम किया, तो ये सिंगल पेशेंट पे की जाती है केस रिपोर्ट। मैंने किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं किया, ठीक है? केस रिपोर्ट में कोई कंपैरिजन नहीं होता, सिर्फ मैंने डिस्क्राइब किया है। हाँ, लेकिन इस बात में एविडेंस जो है वो सबसे कम है, क्योंकि स्टडी जो है वो सिर्फ एक ही इंसान पे की गई है, ठीक है? इसीलिए इसमें लोएस्ट इस बात, एक इंसान अगर ठीक हो गया, इस बात से ये बात प्रूव नहीं होती कि मूसली, अश्वगंधा, शतावरी, ये सारे ड्रग्स जो हैं 100% इफेक्टिव हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन पे। इस बात को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे पेशेंट्स पे सेम स्टडी करनी पड़ेगी, तभी उस बात की का प्रमाण जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है? ये मैंने आपको एक कॉमन एग्जांपल से समझा दिया। अब यहाँ पे आपने एग्जांपल क्या लिखना है, जैसे रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ बस्तीकरण। इसको आप कैसे समझेंगे? जैसे मान लो कि एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के पंचकर्मा डिपार्टमेंट में दिन में 50 लोगों को बस्ती दी जाती है। 50 लोग बस्ती के उपद्रव में, जो बस्ती के सामान्य उपद्रव बताए हैं, 6 बताए हैं, 12 बताए हैं, उनमें से जो उपद्रव होता है उसमें से बहुत सारे उपद्रव नहीं होते हैं, मैक्सिमम सामान्य उपद्रव होते हैं। लेकिन 50 में से कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसको ऐसी कॉम्प्लिकेशन होगी जो आज तक किसी को नहीं हुई, तो उसकी जो केस स्टडी इकट्ठी की जाएगी उसको हम कहते हैं केस रिपोर्ट, ठीक है? तो आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो कि केस रिपोर्ट होती क्या चीज है। अब हम आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज केस सीरीज। अ केस सीरीज इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सिमिलर केसेस विद कॉमन कैरेक्टर्स। अब जैसे मैंने आपको कॉमन बात बताई, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया, वैसे ही एक पेशेंट आया, अगले महीने दूसरा पेशेंट आया, उसके बाद साल में 10 पेशेंट आए, 2 साल में 20 पेशेंट आए, 10 सालों में 500 पेशेंट आ गए। तो मैंने 500 के 500 पेशेंट का डाटा जो था वो इकट्ठा करके रखा, और उसकी उसकी मैंने बनाई केस सीरीज, केस रिपोर्ट्स, जो एक ही केस पे थे, है ना? अब ये बात आपने ध्यान रखनी है, केस सेम ही होना चाहिए, और उसमें पेशेंट बहुत सारे अगर होंगे तो उस तरह की रिसर्च आर्टिकल को या रिसर्च को हम कहेंगे केस सीरीज। केस सीरीज के क्या गुण होते हैं कि इसमें मल्टीपल पेशेंट हैं, पेशेंट बहुत सारे हैं, रोग एक ही था, ठीक है? ये भी डिस्क्रिप्टिव टाइप की स्टडी है, और इसमें भी किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 30 पेशेंट ऑफ आम वात विद सेम बस्ती ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। तो जो मैंने आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाला बताया, उसमें आप ये वाला भी डाल सकते हैं कि 30 पेशेंट थे, और 30 के 30 पेशेंट जो हैं वो सामान्य, जो आम बात में बस्तीकरण बताया है उससे वो ठीक होते गए। तो 30 पेशेंट का जो डाटा आपके पास
बिफोर एंड आफ्टर ट्रीटमेंट का होगा उसको हम कहेंगे केस सीरीज। नेक्स्ट आते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी को बोला जाता है लॉन्ग केस, जैसे लॉन्गिट्यूडनल से आपको क्लियर हो रहा है लॉन्ग केस। ठीक है, स्टडी इज परफॉर्म्ड ऑन मोर देन वन पेशेंट। देखो लॉन्गिट्यूडनल में आपने दो चीजें समझनी है। लॉन्गिट्यूडनल दो परिप्रेक्ष्य में लेना है। एक तो हो गया लॉन्ग, एक तो आपको बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होगी कि लंबे टाइम तक स्टडी जो है वो लंबे टाइम तक होगी। दूसरी बात जो आपने लॉन्गी शब्द से याद रखनी है वो है कि लंबे टाइम तक प्लस बहुत सारे पेशेंट्स, एक से ज्यादा पेशेंट। तो जब स्टडी एक से ज्यादा पेशेंट्स पे एक लंबे समय तक परफॉर्म की जाती है, उस प्रकार की स्टडी को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल केस या लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। उदाहरण के लिए 500 पीपल्स आर एग्जामिन्ड फॉर 5 years टू evaluate चेंज इन वीपी विद रिस्पेक्ट टू एज। अब हम ये जानते हैं, हम सब डॉक्टर्स ये बात जानते हैं कि जैसे मान लो 40 से लेकर 50 साल, इस उम्र में जो है एज के साथ बीपी जो है वो फ्लक्चुएट होने लगता है। हालांकि डिपेंड भी करता है आपके लाइफस्टाइल के ऊपर, लेकिन हम एक जनरल एज ले लेते हैं कि 40 से 50 तक। तो मान लो कि हमने 50 लोगों का बीपी मेजर किया 10 साल तक, और उनका बीपी मेजर करके डाटा हमने इकट्ठा किया यही चेक करने के लिए कि क्या उम्र के साथ ब्लड प्रेशर पर कोई फर्क पड़ता है या नहीं। और उसी प्रकार की स्टडी को हम कहेंगे लॉन्ग स्टडी, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, लॉन्ग स्टडी प्लस मल्टीपल पीपल्स। ठीक है, तो ये थी हमारी डिस्क्रिप्टिव स्टडी, जो कि जनरली मोटे मोटे तरीके से तीन टाइप की होती है। केस रिपोर्ट, जब एक ही पेशेंट के ऊपर स्टडी की जाए। केस सीरीज, जब एक से ज्यादा पेशेंट के ऊपर स्टडी की जाए लेकिन रोग एक ही हो। लॉन्गिट्यूडनल केसेस, जब एक से ज्यादा पेशेंट के ऊपर स्टडी की जाए पर लंबे टाइम तक स्टडी की जाए, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल केस स्टडी। अब हम आगे आते हैं एनालिटिकल स्टडीज। तो एनालिटिकल स्टडी में बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि यहाँ पर एनालिसिस होता है। तो एनालिसिस के साथ हमने एक चीज याद रखनी है, एनालिसिस और कंपैरिजन। तो यहाँ पे कंपैरिजन होता है, पहली बात तो यहाँ पे कंपैरिजन होता है। तो कंपैरिजन होगा तो एक से ज्यादा ग्रुप होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, पेशेंट्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ग्रुप की बात कर रहा हूँ, धीरे धीरे समझाऊंगा। और इसमें एनालिसिस किया जाता है। जब एनालिसिस किया जाता है तो मतलब यहाँ पे कारण ढूंढा जाता है। डिस्क्रिप्टिव में सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया जाता था, जो है वही है, उसमें ये नहीं ढूंढा जाएगा क्यों है। एनालिसिस में आपको ये बताया जाएगा कि ये क्यों है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कार्य भी है और कारण भी बताया जाएगा। उदाहरण के लिए देयर इज कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन होता है स्मोकर्स वर्सेस नॉन स्मोकर्स। स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स के बीच में कंपैरिजन किया जाएगा कि पहले किसको कैंसर होता है, या कैंसर के लिए क्या स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है, क्या स्मोकिंग कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। ओबीज वर्सेस नॉर्मल वेट, इसमें भी हम कंपेयर कर रहे हैं कि ओबीज पेशेंट ज्यादा जल्दी प्रमेय की तरफ जाते हैं या नॉर्मल वेट वाले पेशेंट ज्यादा जल्दी जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो बातें हो रही हैं, आपको दो अलग अलग ग्रुप्स, है ना, लोगों के ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन करना है और इसी कंपैरिजन का एनालिसिस करना है। इसी प्रकार की स्टडी को एनालिटिकल स्टडी कहते हैं। अब आते हैं मेन बात पे, जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। ठीक है, जिसमें आप डिस्क्राइब कर रहे थे, फिर आप ये सोचोगे दिमाग में कि क्या, या जब एनालिटिकल स्टडी ज्यादा अच्छी है तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी का क्या मतलब। लेकिन आपने ये बात ध्यान रखनी है कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी से ही बेस बनता है एनालिटिकल स्टडीज का। उदाहरण से समझाता हूँ। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करोगे कि आप देखोगे कि हॉस्पिटल में मान लो एक रिसर्चर है जिसने ये इस बात पर रिसर्च करनी है कि मैं हॉस्पिटल में देखूंगा या देखूंगी कि काय चिकित्सा विभाग में प्रमेह के जितने भी रोगी आ रहे हैं उसमें से कितने रोगी ओबीज हैं। और 1 साल तक रिसर्चर ने देखा और उसने ऑब्जर्व किया, उसने बोला, उसने आपको आके बताया कि डॉक्टर साहब मैंने ऑब्जर्व किया, मेरे पास डाटा है, 1 साल में
जितने यहाँ पे प्रमेय के रोगी आए, मान लो 500 रोगी प्रमेय के आए, उसमें से 480 लोग मोटे थे, है ना? तो कंपैरिजन किया कि पतले लोगों को जो प्रमेय है वो कम होता है और मोटे लोगों को प्रमेय जल्दी होता है। ये मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। ठीक है? तो आपने पहले एक डाटा इकट्ठा किया, एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी करी कि मोटे लोगों को प्रमेय ज्यादा हो रहा है। तो वो जो डिस्क्रिप्शन दिया वो होगी डिस्क्रिप्टिव स्टडी। अब जो दूसरे डॉक्टर साहब हैं उन्होंने रिसर्च करनी है कि मोटे और पतले लोगों में, क्योंकि प्रमेय के दो ही रोगी होते हैं, बलवान प्रमेय है ना, एक बलवान होता है और एक कृष्ण। ठीक है? अब जो दूसरे डॉक्टर साहब हैं उन्होंने स्टडी करनी है कि मोटे लोगों को ज्यादा प्रमेय होता है या पतले लोगों को, ज्यादा रिस्क किसको है। अब ये दो लोगों के बीच में कंपेयर करेंगे। तो आपको डाटा किसने दिया, सबसे पहले आपको सलाह किसने दी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी करने वाले रिसर्च स्कॉलर। दूसरी बात आती है, हाइपोथेसिस जनरेटेड फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव स्टडी इज टेस्टेड बाय एनालिटिकल स्टडी। हाइपोथेसिस जनरेट करके दे दी। जी, एक डॉक्टर जिसने इस बात पे रिसर्च करी कि मोटे लोगों, जितने मतलब 500 रोगी अगर प्रमेय के थे उसमें 480 लोग जो थे वो मेदस्वी थे, लेकिन ये एक ही हिस्सा है का, आपकी रिसर्च का एक हिस्सा है। अब ये सच है या नहीं है कि क्या मेदस्वी लोगों को ज्यादा प्रमेय होता है या प्रमेय की तरफ वो ज्यादा, मतलब प्रमेय की तरफ होते हैं, ये बात प्रूव करने के लिए 50 लोग आपने, जो नेक्स्ट डॉक्सब है उन्होंने 50 लोग जो है वो सिलेक्ट करे जो मेदस्वी हैं, 50 लोग सिलेक्ट करे जो कृष है, और उन दोनों के बीच में उनकी ब्लड शुगर का कंपैरिजन किया। तो वो जो हाइपोथेसिस जो डिस्क्रिप्टिव स्टडी में बनाई गई थी, उसी डिस्क्रिप्टिव स्टडी की हाइपोथेसिस को टेस्ट किया गया, कहाँ, एनालिटिकल स्टडी में। तो ये फर्क होता है डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल स्टडी में। टेस्टिंग ऑफ रिस्क फैक्टर्स एंड आउटकम। अब मैं आपको एक बात यहां से समझाना चाहता हूं, आगे पूरी रिसर्च में यही होगा। रिस्क फैक्टर का मतलब आप समझ रहे हो कि एक व्याधि में जो कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से वो व्याधि होती है, जैसे लंग कैंसर में रिस्क फैक्टर हो गया स्मोकिंग, कार्डिक डिजीज में रिस्क फैक्टर हो गया स्मोकिंग, है ना, हाई कार्ब्स और हाई शुगर जो रिस्क फैक्टर हो गया, या कफ वर्धक आहार विहार का सेवन करना रिस्क फैक्टर हो गया प्रमेय का। तो जो रिस्क फैक्टर होता है उसको हम एक्सपोजर कहते हैं। ठीक है, रिसर्च में उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोजर। और जो आउटकम होती है वो होती है बीमारी। ठीक है, कि जैसे स्मोकिंग है रिस्क फैक्टर और आउटकम क्या होगा, लंग कैंसर। ठीक है, रिस्क फैक्टर का मतलब कारण और बीमारी का मतलब कार्य। ये बात आपने यहीं पे दिमाग में रख लेनी है। उदाहरण के लिए स्मोकिंग जो है वो रिस्क फैक्टर है और लंग कैंसर जो है वो आउटकम है। ठीक है, तो आपको एनालिटिकल स्टडी के बारे में समझ में आ गया। एनालिटिकल स्टडी का फर्दर सब टाइप होता है, पहला जिसको बोलते हैं केस कंट्रोल स्टडी। अब यहाँ से आज से आपकी रिसर्च की असली जो दौड़ है, असली जो समझ है, असली जो कंपटीशन है यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से अपनी आपकी जो यात्रा है वो शुरू होती है। देखो आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, एक होता है केस और एक होता है कंट्रोल, दो बातें अलग अलग। केस वो ग्रुप होता है जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, है ना, मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा। और कंट्रोल वो ग्रुप होता है जो हेल्दी होता है। बस इतनी बात आपने ध्यान रखें, कंट्रोल के ऊपर एर लगा के लिख लो नेचुरल, और केस के ऊपर लिख लो जिसके ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हो, जो आपका केस है। ठीक है, अब मैं वन बाय वन समझाऊंगा। सबसे पहले हम केस कंट्रोल स्टडी को समझते हैं। केस कंट्रोल स्टडी होती क्या है, इट इज एन ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हम ऑब्जर्वेशनल स्टडी की ही बात कर रहे हैं अब तक, है ना, और उसमें से भी हम एनालिटिकल ग्रुप की ही बात कर रहे हैं अभी तक। ठीक है, तो केस कंट्रोल स्टडी एक ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी है जहां पर सब्जेक्ट्स आर सब्जेक्टेड बेस्ड ऑन आउटकम, ठीक है, एंड पास्ट एक्सपोजर इज असेस्ड। अब आप ध्यान से समझो, यहाँ पे अगर आप मॉडर्न आयुर्वेद पे आओगे तो इसका मतलब ये हो गया कि कार्य से कारण की परीक्षा करना। केस कंट्रोल स्टडी में क्या होता है, जो सब्जेक्ट है आपका, जो भी आपका जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, जैसे मैं आप
इंसान ले लेता हूँ कि आपने आपने किसी दवाई के ऊपर रिसर्च करनी है, तो आप क्लिनिकल स्टडी कर रहे हो, एक इंसान के ऊपर स्टडी कर रहे हो। तो केस कंट्रोल स्टडी वो स्टडी होती है, ऑब्जर्वेशनल एनालिटिकल स्टडी होती है, जिसमें आपका सब्जेक्ट जो होता है वो किसके ऊपर सब्जेक्ट किया जाता है, आउटकम के ऊपर। ठीक है, आउटकम का मतलब था कार्य, मतलब रोग, है ना। हम मॉडर्न या फिर आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे रोग। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट था, जो आपकी दवाई थी, वो किसको दी जाएगी, रोगी को। ठीक है, जिसको वो रोग हो चुका है। एंड पास्ट एक्सपोजर और रिस्क फैक्टर्स आर ऑब्सेस्ड, मतलब आपने दवाई रोगी को दी है जिसको रोग हो चुका है, और आपने क्या ढूंढना है, उस रोग का कारण। ठीक है, आप कार्य से कारण को ढूंढ रहे हो। ठीक है, तो अब आप इसको समझो, केस जो था वो है आपका कार्य, और कंट्रोल जो है वो है आपका कारण, वहां से आप ढूंढोगे कारण। अभी आपको समझ थोड़ा थोड़ा आया होगा, धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा, है ना। तो कारण से कार्य की परीक्षा करना, ये हमने पढ़ा है शेषवत अनुमान में, आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कैटेगराइज्ड, इट इज कैटेगराइज्ड बाय आउटकम एंड लुक फॉर द एक्सपोजर, है ना। इसमें हम आउटकम से एक्सपोजर की तरफ आते हैं। जैसे हमें पता है कि कैंसर बीमारी किसी पेशेंट को हो गई, तो हम उस पेशेंट के ऊपर रिसर्च करेंगे कि किन कारणों से तुझे कैंसर हुआ, है ना। इससे हम क्या करते हैं, डिजीज के ऊपर रिसर्च करते हैं और ढूंढते हैं उसके रिस्क फैक्टर या फिर उसके कॉज, है ना। उल्टी स्टडी है, इसमें हम क्या करते हैं, केस कंट्रोल स्टडी में क्या होता है, हम केस, है ना, मतलब बीमारी का केस, हम बीमारी के ऊपर काम करते हैं और ढूंढते हैं कि उस बीमारी का कारण क्या है ना। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे हमें पता है कि हेयर लॉस जो है वो बीमारी है, पूरी दुनिया में हेयर लॉस सबसे मेजर बीमारी बन के बाहर आ रही है, हमने ढूंढना है उसका कारण। तो आप केस से कंट्रोल ढूंढोगे, इसी प्रकार की स्टडी को, जहां पे आप आउटकम से इटियोलॉजी ढूंढते हो, इस प्रकार की स्टडी को हम कहते हैं केस कंट्रोल स्टडी। इसके क्या गुण होते हैं, ये एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, मतलब उल्टा पीछे की तरफ जाना, शेषवत अनुमान, है ना। एफिशिएंट फॉर रेयर डिजीज, इसमें देखो मैक्सिमम केसेस में आप रिसर्च करोगे, किसी भी बीमारी का निदान नहीं ढूंढोगे, उसकी ट्रीटमेंट ढूंढोगे। 90% चीजों में आप ट्रीटमेंट ढूंढोगे, ठीक है। लेकिन 10% चीजें ऐसी हैं जिसमें आप ढूंढोगे उनका कारण, क्योंकि जहां पर ट्रीटमेंट नहीं ढूंढा जा सकता, जैसे हेयर लॉस का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, एड्स का ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो जब तक ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तब तक आप ढूंढोगे उसका कारण, ताकि उस बीमारी से बचा जा सके। और इसी प्रकार की स्टडी को हम कहते हैं केस कंट्रोल स्टडी। फॉर एग्जाम्पल कंपैरिजन ऑफ डाइटरी हैबिट्स ऑफ प्रमेय पेशेंट एंड हेल्दी पेशेंट। अब हमें पता है कि प्रमेय जो है वो असाध्य है, मॉडर्न में भी प्रमेय को मैनेज ट्रीट नहीं किया जा सकता, सिर्फ मैनेज किया जा सकता है। तो प्रमेय के जो पेशेंट हैं, देखो वही बात, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है, दो इंसानों का कंपैरिजन करना है, प्रमेय वाले रोगियों का कंपैरिजन करना है और हेल्दी पेशेंट का कंपैरिजन करना है। जो प्रमेय वाले रोगी हैं वो आपका केस है, उसको बोला जाता है केस ग्रुप। ठीक है, अब आप इस बात को ध्यान से समझो, आप अपने हॉस्पिटल में एक रिसर्च कर रहे हैं, आपकी केस कंट्रोल स्टडी है, मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि आपका टॉपिक ये है कि आपने ये ढूंढना है कि प्रमेय आखिर क्या खाना खाने से होता है, क्योंकि आपको ये पता है कि प्रमेय जो है उसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, है ना। ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, हम ढूंढ रहे हैं, ट्रीटमेंट सिर्फ मैनेज किया जा रहा है, कंप्लीटली ठीक नहीं किया जा रहा है। तो फिर आप चाहते हो कि प्रमेय हो ही नहीं किसी रोगी को, तो आपने क्या किया, प्रमेय के 50 पेशेंट को इकट्ठा किया और उनसे पूछने लग गए कि आप बताओ कि आप खाते क्या थे या आप अभी क्या खाते हो। 50 पेशेंट आपने हेल्दी ढूंढे और उनसे आपने पूछा, जिनको प्रमेय नहीं है तो उनसे पूछा कि आप क्या खाते थे। फिर दोनों चीजों को आपने कंपेयर किया, जिससे आपको ये बात प्रूव हुई कि कफ और मेद वर्धक आहार विहार खाने से प्रमेय का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है।
अब आपने क्या किया, दो ग्रुप्स को कंपेयर किया, इसीलिए ये एनालिटिकल स्टडी हुई। इसमें पहले ग्रुप को, जो प्रमेय का रोगी था, उसको बोला जाता है केस ग्रुप, और जो हेल्दी था, जो नेचुरल था, उसको बोला जाता है कंट्रोल ग्रुप। अब आपने इन दोनों की डाइटरी हैबिट्स को कंपेयर किया, इसीलिए हुई ये एनालिटिकल स्टडी। अब क्योंकि आपने कोई दवाई नहीं दी, कोई भी इंटरवेंशन नहीं की, तो ये हुई ऑब्जर्वेशनल स्टडी का एनालिटिकल टाइप। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो वीडियो को पॉज करो और फिर से शुरू करो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन। देखो, कोहॉर्ट स्टडी डिजाइन का तो सीधा फंडा यही आपने याद रखना है। कोहॉर्ट स्टार्ट होता है CO से, तो आपने C को O के साथ रख लेना। सीधा मतलब है, ये वो स्टडी डिजाइन है जहां पर आप कॉज से, निदान से ढूंढते हो आउटकम को, बीमारी को, है ना? तो जहां से आप, ऐसी स्टडी जहां पर आपको कारण पता है, तो आप उससे होने वाली बीमारी का पता लगा पाओ। इट इज एन ऑब्जर्वेशनल लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ये बात तो पहले से हमें पता है। वेयर सब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड ऑन एक्सपोजर, ठीक है, जहां पे आपको जो रिस्क फैक्टर है वो पता है, और आप उनको ढूंढ रहे हो, फॉलोड ओवर द टाइम टू असेस द आउटकम। ठीक है, आपको कारण पता है और उन कारणों से कौन सी बीमारी हो सकती है वही आप ढूंढ रहे हो, तो उनको लंबे समय तक आप फॉलो करते हो। और इस प्रकार की स्टडी को आयुर्वेद में कहा जाता है कारण से कार्य की प्राप्ति होना, या पूर्ववत अनुमान। जैसे आयुर्वेद में कहा है, अनुमान का जब एग्जाम्पल दिया है कि मैथुन से गर्भ, है ना, या आप उल्टा भी ले सकते हो, या बीज से पेड़ का पता लगाना, है ना। अब हम मॉडर्न में आते हैं, इसको कहा जाता है प्रोस्पेक्टिव स्टडी। जो उल्टी थी, जो पहली थी केस कंट्रोल थी, वो थी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। इसका दूसरा नाम कॉज टू इफेक्ट थ्योरी भी होता है, जहां पे आपको कारण पता है लेकिन उससे होने वाले इफेक्ट नहीं पता है। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स टू अ डिजीज। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे हम सबको कोविड की वैक्सीन लगी, अब जो लग गई है उससे क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, आउटकम क्या हो सकती है। कॉज तो आपको पता है कि आपने वैक्सीन लगाई, उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, उन कॉम्प्लिकेशन को ढूंढना, इस स्टडी को कहते हैं कोहर्ट स्टडी डिजाइन। तो जब आपको अगर ये टॉपिक दिया जाए कि आप ये ढूंढो कि कोविड की वैक्सीन, या आपको मैं आयुर्वेद का एग्जांपल देता हूँ कि कोई रस भस्म खाने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो आप अपने गाइड को बोलोगे कि सर मेरा जो स्टडी डिजाइन होगा वो कोहर्ट स्टडी डिजाइन होगा। फिर गाइड बहुत खुश होगा और आपको गुड मिलेगी। आगे देखो, नेक्स्ट है फॉलो अप स्टडी। इसको फॉलो अप स्टडी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, है ना। अगर आप इस बात पे रिसर्च कर रहे हैं कि कोविड की वैक्सीन से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो आपके, मान लो आपने 1000 लोग ढूंढे, सबको तो वैक्सीन लगी है, तो 1000 इंसान आपने ढूंढ लिए जिनको वैक्सीन लगी है, और उनको आपने फॉलो अप करना है। ऐसा तो है नहीं कि कॉम्प्लिकेशन एक ही साल में आ जाएगी, पर चलो कॉम्प्लिकेशन 40 सालों बाद आई, तो आपने 40 सालों तक उनको फॉलो अप करना है ना, इसीलिए इसको फॉलो अप स्टडी बोलते हैं। तीसरी आती है फिर हमारे पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी। ये भी एक प्रकार की ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, जो कि मेजर की, अब देखो क्रॉस का मतलब क्या हो गया, जहां पर कार्य भी और कारण भी सेम ही टाइम पे ढूंढे जाते हैं, सेम ही टाइम पे मेजर किए जाते हैं। क्रॉस हो गया, कारण और कार्य के बीच में क्रॉस हो जाना, क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहलाई जाती है। इसका क्या पर्पस होता है, एस्टिमेट प्रेवलेंस, किसी बीमारी की प्रेवलेंस, या फिर किसी भी पॉपुलेशन का स्नैपशॉट करना। इसको मैं समझा देता हूँ। प्रेवलेंस का मतलब क्या होता है, देखो, प्रेवलेंस का मतलब होता है, सीधे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, स्नैपशॉट ऑफ द डिजीज इन अ पॉपुलेशन, है ना। स्नैपशॉट जैसे मान लो, जैसे आप स्नैप भेजते हो ना, तो एक ही फोटो लेना। प्रेवलेंस का मतलब होता है कि एक एक टाइम पे, मान लो आप एक गांव में गए, और उस गांव में आपने एक दिन में गए और फटाफट से डाटा इकट्ठा करके ले आए, इस गांव में इतने लोगों को टाइफाइड हुआ है आज, उसको बोलते हैं प्रेवलेंस। और एक आपने संस्कृत में पढ़ा होगा, इंसिडेंस। इंसिडेंस होता है जैसे वीडियो बनाना, है ना, फ्लो ऑफ द न्यू न्यू केसेस, है ना, कि मतलब जब एक ही टाइम में आपने एक स्पेसिफिक टाइम पे पूछा कि इस गांव में 10 जनवरी को कितने डायबिटीज के पेशेंट है, तो आपको मिल गया जी 50 है। ठीक है, कि एक गांव में 10 जनवरी को 50 डायबिटीज के केस है, सीधी बात, उसको बोला जाता है प्रेवलेंस।
और अगर आपने पूरी 10 दिन तक रहे और आपने देखा कि 10 दिन में नए केस कितने आए, पुराने कितने टपक गए, तो उसको बोला जाता है प्रेवलेंस। ठीक है, फिलहाल हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी की बात कर रहे हैं, तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में कार्य और कारण एक ही समय पे जो है वो मेजर किए जाते हैं। इस प्रकार की स्टडी के क्या गुण होते हैं? वन टाइम असेसमेंट, ठीक है, इसमें किसी फॉलोअप की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए प्रेवलेंस ऑफ अम्लपित्त अमंग हॉस्टल स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये बात है ना, ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, हमने ऑब्जर्व किया और हमने ढूंढा कि अम्लपित्त किस में हो रहा है? हॉस्टल के स्टूडेंट्स में हो रहा है। ठीक है, तो इसमें कार्य जो है वो अम्लपित्त है, कारण भी हमें पता है कि हॉस्टल के स्टूडेंट्स को इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनका खाना अच्छा नहीं है। दोनों चीजें एक ही टाइम पे हमने स्टडी करी, इसको कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको 5 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, इसको हम बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे, फिलहाल आपके दिमाग में मैं इसको घुसा दे रहा हूँ। नाम है RCT, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। रैंडम का मतलब होता है कि रैंडमली, है ना, क्लास में आया टीचर और उसने बोल दी कि भाई बीच वाला बच्चा खड़ा हो जाए और बताए RCT क्या हो, तो उसी को हम RCT बोलते हैं। देखो, एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी वेयर पार्टिसिपेंट्स आर रैंडमली एलोकेटेड, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी जिसमें एक्सपेरिमेंट किस पे किया जाए, ये बात मतलब फिक्स नहीं है। आपने ऐसा नहीं करना है कि एक ही गांव के 10 लोगों पे जो है वो रिसर्च करना शुरू कर दिया, क्योंकि एक गांव में जो 10 लोग रहते हैं उनका जो प्रकृति है लगभग सेम होगी, तो आप रैंडमली एलोकेट करोगे कि आप एक मैप खोलोगे और आप सीधा बस टिक ऐसे 3-4 पॉइंट रखोगे और रैंडमली सिलेक्ट करोगे। रैंडम सिलेक्शन से आपके पास जो पेशेंट आएंगे वो बहुत विषम प्रकृति के आएंगे। तो आप जिस दवाई पे काम कर रहे हो वो दवाई अलग अलग प्रकृति में कैसे काम करती है ये आपको पता चलेगा। तो इसी प्रकार के ट्रायल को हम कहते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी वेयर पार्टिसिपेंट्स आर रैंडमली एलोकेटेड टू इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है दवाई देना, और कंट्रोल ग्रुप। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इट इज गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ क्लिनिकल रिसर्च। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में पूछा गया क्वेश्चन है कि क्लिनिकल रिसर्च का गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है। वही बात है, क्लिनिकल रिसर्च, आप एक दवाई अपने जो है वो रोगियों को दे रहे हैं, मान लो आप नींद की दवाई की बात कर रहा था मैं, तो आपने नींद की दवाई देनी है, तो आपके पास 100 पेशेंट है नींद की दवाई का, नींद की दवाई जिसको आपने देनी है, और आप देख रहे हो कि 100 के 100 पेशेंट जो है वो एक ही गांव से है ना, तो आप क्या करोगे, या फिर 100 पेशेंट हैं आपके पास और आपके पास उतनी दवाई नहीं है, आपको देनी सिर्फ 30 ही है, तो आप रैंडमली एलोकेट कर दोगे, है ना। आप ऐसे तो नहीं करोगे कि बच्चों को दे देता हूँ या बूढ़ों को दे देता हूँ या एक फीमेल को देता हूँ, मेल को नहीं देता हूँ, तो उससे आपकी रिसर्च उतनी अच्छी नहीं होगी। जब आप अपनी मेडिसिन रैंडमली या फिर अपनी कोई भी इंटरवेंशन रैंडमली एलोकेट करोगे, तभी आपकी रिसर्च से मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए विरेचन वर्सेस मॉडर्न ड्रग्स इन सोरियासिस। तो अगर आप इतना बड़ा ट्रायल कर रहे हो कि विरेचन का क्या इफेक्ट है सोरियासिस पे और मॉडर्न ड्रग्स का क्या इफेक्ट है सोरियासिस पे, तो आप क्या चाहोगे? आप चाहोगे कि विरेचन के लिए जो मैं पेशेंट चूज करूं, 100 पेशेंट चूज करूं, वो मैं रैंडमली ही ढूंढूं, हर एक प्रकृति का पेशेंट ढूंढूं। उसी को कहते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल। दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आज का लेक्चर था स्टडी डिजाइन, स्टडी डिजाइन कैसे होते हैं, और उसमें से आज का स्पेसिफिक पार्ट था कि ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिजाइन कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिजाइन क्या होता है, एनालिटिकल स्टडी डिजाइन क्या होता है, केस कंट्रोल क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, कोहर्ट क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, केस स्टडी, केस रिपोर्ट क्या चीज होती है। अगले लेक्चर में हम और डिटेल में जाएंगे, क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ेंगे और बाकी सिलेबस को जल्दी कवर करेंगे। इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अक्षय और आपने ये वीडियो देखा एम्बिग्यूज क्लासेस में। अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।